हेलो एवरीवन, खमागणे एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरी। फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और नया रियल सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस लेकर। कई बार हम लोग किसी एक सुनसान जगह पर जाते हैं किसी ना किसी काम से, और हमें ऐसा लगता है कि वहां पर हमें कोई देख नहीं रहा है। लेकिन शायद ये आपका एक भ्रम, ये आपकी एक मिथ्या, या फिर ये आपका एक मिसकंसेप्शन हो सकता है कि कोई आपको नहीं देख रहा है। इस दुनिया में कुछ ऐसी चीजें प्रेजेंट हैं जिन्हें आप नहीं देख सकते हैं, लेकिन वो आपको देख सकते हैं। और कुछ ऐसा ही हमारी आज की स्टोरी के अंदर जो हमारे साथ शेयर की है मानवी ने, और ये इंसिडेंट उनके पति के एक क्लोज फ्रेंड के साथ हुआ। इस पूरे इंसिडेंट को प्रोसेस करने के बाद मुझे इस पर एक शेर याद आया जो मैं आपको सुनाना चाहूंगा। एक अनजान सी डगर, एक अनजान सा सफर, तुम और मैं अजनबी, और हो एक अनजान सा शहर। चलो आज फिर चलते हैं, दूर कहीं निकलते हैं, न तुम मुझे जानो न मैं तुम्हें, कुछ काम ऐसा करते हैं, आओ चलो आज कुछ तूफानी करते हैं। जी हाँ, कुछ ऐसा ही तूफानी हुआ हमारे आज के किरदार जिनका नाम है रमेश। रमेश और महेश ये दोनों ही उज्जैन से बिलोंग करते हैं और वहीं पर एक ही फैक्ट्री के अंदर दोनों काम करते थे। और वहां पर रमेश के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने ना सिर्फ रमेश को इम्पैक्ट किया, बल्कि महेश और उसकी पूरी फैमिली को भी हिला कर रख दिया है। कहानी में आगे बढ़े उससे पहले अगर आपके पास भी ऐसी कोई रियल सुपरनेचुरल स्टोरी है तो आप हमारे साथ हमारी इन दी गई आईडीज के ऊपर शेयर कर सकते हैं, रिटन फॉर्म में या फिर वॉइस नोट फॉर्म में। ये आप, मैं, हम सभी जानते हैं कि हिंदुस्तान में हर इंसान के पास एक ना एक हॉरर एक्सपीरियंस जरूर है। आपके लिए एक्सपीरियंस कैसा भी हो, लेकिन हमसे शेयर जरूर करें, क्योंकि आपके यही एक्सपीरियंसेस हमें हेल्प करते हैं लोगों तक ऐसे एक्सपीरियंसेस को पहुंचाने में। तो सोचे ना, संकोच ना करें, अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ जरूर 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 शेयर करें। और इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हैं या फिर आप चैनल पर पुराने भी हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन है। चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी को। तो रमेश और महेश दोनों एक ही गांव को बिलोंग करते थे और दोनों एक ही फैक्ट्री में काम करते थे। रमेश जो था उस फैक्ट्री के अंदर वर्कर था और महेश जो था वो उन लोगों का ही सुपरवाइजर था। महेश की फैमिली में उसकी वाइफ जिसका नाम था मानवी और उनका एक 2 साल का बेटा जिसका नाम था अंकुर। महेश की फैमिली और रमेश दोनों एक ही घर के अंदर किराए से रहते थे। उस घर के अंदर कोई मकान मालिक नहीं था, 2 फ्लोर्स थे। नीचे वाले फ्लोर में एक कमरा था जिसमें रमेश अकेला रहा करता था, और ऊपर वाले फ्लोर पे 2 कमरे थे जिसमें मिलाकर इनकी पूरी फैमिली रहा करती थी। कहानी की शुरुआत होती है 2020 के आसपास। तब कोविड इंडिया में उठना शुरू हुआ था, लेकिन लॉकडाउन अभी तक नहीं लगा था। मतलब मार्च 2020 से पहले के सारे इंसिडेंट्स हैं। तो रमेश और महेश दोनों फैक्ट्री में एक साथ ही जाते थे और एक साथ ही काम पर आया करते थे। लेकिन एक शाम की बात है कि रमेश काम पर थोड़ा पहले आ गया था और महेश को फैक्ट्री में कुछ काम था तो वहीं पर रुक गया था, और ये बात मानवी को पता नहीं थी। जब उसने रमेश को अकेले आते हुए देखा कि वो अकेला आ गया, अपने कमरे में चला गया, तो उसे लगा कि महेश क्यों नहीं आया, उसको कुछ काम वाम तो नहीं है, उसे कुछ बोल के वो नहीं गया था। तो वो अपने बेटे को साथ में लेकर उतरकर रमेश के पास ये पूछने जाती है कि महेश आखिर क्यों नहीं आया है। उस टाइम बारिश हो रही थी, शाम का समय हो चुका था और लाइट भी नहीं आ रही थी। तो जब रमेश के कमरे के बाहर पहुंची तो रमेश ने अपने कमरे के अंदर एक कैंडल जला रखी थी, और जैसे उसके कमरे के पास में पहुंची उसे मोमबत्ती की रोशनी के अंदर 2 परछाइयां बनती हुई दिखाई दे रही थी। एक परछाई रमेश की थी और दूसरी परछाई किसी औरत की थी। रमेश अनमैरिड था और उसके रूम में वो 2 परछाइयां देखकर वहीं की वहीं रुक गई। उसे समझ में नहीं आता कि लड़की कौन है, और चुपचाप बिना कुछ बोले वो वापस से ऊपर जाकर अपने रूम में बैठ गई। तो ऊपर वाली जो फ्लोर थी उसमें बीच में एक जाल बना हुआ था, जैसा कि नॉर्मली घरों के अंदर होता है। उस जाल से आप पूरे आंगन में नीचे देख सकते थे, और उसके एक कोने से अगर आप देखो तो वहां से रमेश के रूम का जो जो उजाला था वो दिखाई दे रहा था। मनवी वहीं जाकर बैठ जाती है और बैठकर सुनने की कोशिश करती है। उसे शक हो गया था कि रमेश आज अपने कमरे में किसी लड़की को लेकर आया है। उसे साफ साफ किसी के पायल की आवाज सुनी थी, कोई चलता है जब पायल छनकती है। और जब उसने थोड़ा और अंदर झुक कर देखा तो उसे अब भी एक औरत की परछाई वहां पर साफ साफ दिखाई दे रही थी। ये सब देखकर मानवी को ये कंफर्म हो गया था कि राकेश आज अपने कमरे पे किसी औरत को लेकर आया है। लेकिन क्योंकि वो उसके ससुराल का था और इनसे थोड़ा रिश्तेदारी में कुछ वो लगता था, वो डायरेक्ट जाकर उससे पूछ नहीं सकती थी, उसे ऑकवर्ड लगा। तो उसने चुपचाप अपने बेटे को अंदर लिया और अपने पति के आने का वेट करने लगी। उसका हस्बैंड करीबन रात को 8:30-9 बजे के आसपास वापस आता है। वापस आते उससे बोलते कि सुनो, वो जो रमेश भैया है ना, उनके कमरे में कोई लड़की है, वो कोई लड़की को लेकर आए हैं। तो बोलती क्या बकवास कर रही हो, रमेश लड़की क्यों लेकर आएगा। बोलती नहीं, मैंने
मोमबत्ती के रोशनी के अंदर एक लड़की की परछाई देखी उन्हें कमरे में, और पायल की छनकने की साफ साफ आवाजें देखी। तुम जाकर पूछ कर आओ, मैं पक्का बोल रही हूँ कि लड़की लेकर आए। अपनी बीवी की बात सुनकर एक तो उसको गुस्सा आया कि मेरे घर के अंदर लड़की लेकर आ गया, वो ये तो अनमैरिड है। तो जाता हुआ आके बोलता है, रमेश किस लड़की को लेकर आया है? तो बोलता है, लड़की? अरे भैया, हमारे नसीब में कौन सी लड़की? बोलते नहीं, तेरी भाभी ने लड़की की परछाई देखी और पायल छनकने की आवाज सुनी है, बता कहाँ है तेरे कमरे में लड़की? तो बोलता है कि भैया आप आ जाओ, कमरे में देख लो। हमारे नसीब में कहाँ लड़की है भैया, भाभी को ना गलतफहमी हुई होगी। महेश उसके रूम में घुसकर चारों तरफ देखता है तो रमेश का एक सिंगल रूम था, उसमें इतना कोई सामान भी नहीं था इसके पीछे कोई छुप सके। चारों तरफ देखने के बाद बोलता है कि हाँ यार है तो कोई भी नहीं। बोलता है अरे हो सकता है भाभी को गलतफहमी हो गई, भाई ऐसा कुछ नहीं है। फिर वो ऊपर जाता है और जाके अपनी बीवी से बोलता है कि वहाँ तो उसके कमरे में ऐसा कुछ भी नहीं था, तुम बता रही थी। तुमको हो सकता है रोशनी में तुमने रमेश की परछाई देख ली और पायल की आवाज तुम्हारी खुद की हो गई हो, तुमने थोड़ा सीरियल वीरियल कम देखा करो। इस तरह से वो हंसकर मानवी का मजाक बनाकर सोने चला जाता है। लेकिन मानवी कंफर्म थी कि वो इतनी पागल या इतनी बुद्धू नहीं है कि आदमी और औरत में फर्क नहीं कर पाए। वो कंफर्म थी कि उसने परछाई के अंदर एक औरत को ही देखा है। लेकिन क्योंकि महेश खुद जाकर उस कमरे को चेक करके आया तो उसने भी इस बात को आई गई कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया और इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। रात में जब वो सो गए सब लोग, तो उनका जो छोटा बेटा था उसने एकदम से बिस्तर पर टॉयलेट कर दिया। तो बिस्तर को साफ करके धोने वोने के लिए बाहर निकली तो उनका जो वॉशरूम बाथरूम था उस जाल के पास में था। तो जैसे वो वहां पर पहुंची उसको एक आवाज सुनाई दी। वो आवाज थी किसी लड़की के गुनगुनाने की। वो आवाज सुनकर एकदम से रुक जाती है और फिर वो सोचती है कि शायद रमेश टीवी वगैरह देख रहा होगा तो इस वजह से उसको आवाज़ आ रही है। वो अपने बेटे को लेकर वो साफ सुफ करके वापस चली जाती है और सो जाती है। जैसे वो बेड पर लेटती है उसकी नज़र घड़ी पर पड़ती है, उस टाइम पर रात के 3:15 बज रहे थे। वो सोचती है रात के 3:15 बजे रमेश टीवी तो नहीं देखता है, वो तो बहुत जल्दी सो जाता है, तो ये गुनगुनाने की आवाज़ किसकी है? वो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाती, वो खुद भी नींदों के अंदर थी और सो जाती है। सुबह ये लोग उठते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि महेश और रमेश दोनों ही एक साथ ही फैक्ट्री पे जाया करते थे। तो महेश तैयार होकर नीचे रमेश का वेट कर रहा था। उसने उसका गेट 2-3 बार नॉक किया लेकिन उसने गेट नहीं खोला। बहुत देर तक नॉक करने के बाद जब उसने गेट नहीं खोला तो महेश थोड़ा परेशान हुआ। उसने मानवी को बुलाया और बोला कि इसके कमरे की दूसरी चाबी लेकर आ। मानवी उसके रूम की चाबी लेकर आती है, वो सिर्फ गेट खोलता है और गेट खोलकर देखता है तो खोलते अंदर घुसते को बहुत सड़ी सी एक बदबू आती है। बदबू से नाक बंद करके जो सामने देखता है तो बेड के ऊपर रमेश पड़ा हुआ था। उसको जाके टच करता है तो उसको बहुत तेज बुखार था। बोलता है कि रमेश तुझे क्या हुआ? कल तक तो बिल्कुल ठीक था। तो वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, उसको बहुत तेज बुखार था, बुखार में वो तप रहा था। उसने उसको उठाने की कोशिश की तो वो उठ भी नहीं पा रहा था। महेश को लगा कि फैक्ट्री जाना सही नहीं होगा। उसने उस दिन छुट्टी ली और किसी तरह से वो उसको उठाकर हॉस्पिटल लेकर गया। रास्ते में जाते वक्त रमेश की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हुई थी, उसको सांस लेने में दिक्कत आ रही थी और एक बार तो महेश को लगा कि इसको शायद कोविड हो गया है। लेकिन जब हॉस्पिटल पहुंचे, चेकअप हुआ तो पता लगा इसको सिर्फ फीवर है और कुछ भी नहीं है। एक और जो बात अजीब थी वो ये थी कि घर से जब भी निकल रहे थे तब तक रमेश की जो हालत थी वो इस लायक भी नहीं थी कि वो उठ पाए, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने के बाद उसकी जो हालत थी करीबन 70% तक इम्प्रूव हो चुकी थी। लेकिन महेश ने घर से निकलते टाइम रमेश को पहले से ही बुखार की दवाई दी थी और शायद इसी वजह से उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आया। यही महेश ने सोचा और चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। हॉस्पिटल से चेकअप करवा के उसे वापस ले आते हैं और उसके रूम में ही लिटा देते हैं। और उसके बाद क्योंकि खाने वाने का ध्यान रखना होता है तो उसकी भाभी थी तो मानवी ने उसके लिए खाना बनाया और वो अपने बेटे को साथ लेकर रमेश को खाना देने गई। लेकिन जैसे उसने रमेश के लिए खाना रखा एकदम से उसे अपने फ़ोन की घंटी की आवाज़ सुनाई दी। इस टाइम पर महेश किसी काम से बाहर गया हुआ था तो अपने बेटे को वहीं छोड़कर भागकर ऊपर गई अपना फ़ोन उठाने के लिए। अपने फ़ोन पे बात करके फ़ोन को लेकर वो वापस आती है और जैसे जो रमेश के रूम का गेट था उससे जस्ट पहले एक विंडो पड़ती थी, तो उसके रूम की तरफ आती तभी उसकी विंडो से नज़र पड़ती तो वो देखती है कि रूम के अंदर रमेश बैठा हुआ खाना खा रहा है। तो रमेश का जिधर फेस है उसके जस्ट पास में ही इसका बेटा बैठा हुआ है, लेकिन उसका फेस जस्ट अपोजिट साइड है एक दीवार की तरफ, और उस दीवार की तरफ देखकर वो बच्चा खुश हो रहा है और खुश होकर खेल रहा है। उसको देखकर उसको अजीब सा लगा कि ये किसको देख के खेल रहा है। तो उसे लगा कि हो सकता है कि अपने आप में ही खेल रहा हो। तो थोड़ा और गौर से उसने देखा और थोड़ा अंदर की तरफ और झांका तो उसकी हालत खराब हो गई। उसका बेटा एक औरत की परछाई से बातें कर रहा था। आज ना कोई अंधेरा था ना ही किसी मोमबत्ती की रोशनी, और साफ साफ उसे एक औरत की परछाई खड़ी हुई दिखाई दे रही थी जिससे उसका बेटा बात कर रहा था। उसको देखते हुए चिल्लाते हुए भागती है अंकुर, और जैसे अंदर जाती है अंकुर बहुत तेज रोने लग जाता है और वहां जाके देखती है तो वो परछाई भी वहां से गायब थी। उसकी आवाज सुनकर रमेश भी चौंक गया, तो बोलता भाभी क्या हुआ?
तो बोलती कुछ नहीं, वो फटाफट से अंकुर को उठाती है और उस रूम से बाहर निकलती है। उसको श्योर था कि इस रूम में कुछ ना कुछ गलत है। वो अपने बेटे को उठाकर रूम से बाहर निकलती है और अपनी तसल्ली के लिए दोबारा से खिड़की में झांकती है। और जब वो खिड़की में झांकती है तो ये मान लो कि उसकी रूह कांप जाती है, बिल्कुल स्तब्ध खड़ी हो जाती है, क्योंकि उसके सामने एक औरत खड़ी थी जिसका चेहरा बहुत ज्यादा डरावना था। उसके शरीर की स्ट्रक्चर बड़ी अजीब सी थी। उसका चेहरा इतना गंदा था कि शायद एक बार देखते उसके चेहरे को आपको उल्टी आ जाए। वो वहीं खड़ी मानवी को ही देख रही थी, जैसे कि वो जानती थी कि मानवी जाते टाइम खिड़की से देखेगी और वहां पर वो खड़े होकर उसका इंतजार करती। उसको देखते ही मानवी की एक चीख निकली और उसके बाद तो सीधा अपने रूम में जाकर बैठ गई, अपने रूम को अंदर से बंद करके अपने बेटे को पकड़ के। वो वहीं बैठे बैठे अपने पति का वेट कर रही होती है। सुबह से शाम निकल जाती है, लेकिन वो अपनी जगह से टस से मस नहीं होती है तब तक जब तक कि महेश घर पे नहीं पहुंच जाता है। शाम को महेश जब ऊपर आकर आवाज लगाता है, अपना गेट खोलता है, तो गेट खोलते ही उसे बिल्कुल चिपक जाती है और रोने लग जाती है। अपनी पत्नी की हालत देखकर उससे पूछता है कि क्या हुआ, तो उसको सारी बात बताती है कि कैसे उसने रमेश के कमरे के अंदर उस औरत को देखा। महेश को विश्वास तो नहीं होता है, लेकिन अपनी बीवी की ऐसी हालत देखकर उसे उसके ऊपर भरोसा करना पड़ा। और उसके भरोसा करने का एक और कारण था। जब वो गेट खोलकर अंदर आ रहा था तो उसे भी रमेश के कमरे में से किसी औरत के गुनगुनाने की आवाज़ आ रही थी, और साथ ही साथ उस कमरे के चारों तरफ ऐसी सड़ी हुई बदबू आ रही थी। और जैसे वो ऊपर पहुंचा तो जो उसने एक्सपीरियंस किया सेम वैसी चीज़ उसकी वाइफ ने बताई। इस वजह से भी महेश को इस चीज़ के ऊपर थोड़ा भरोसा हुआ। ये सब सोच विचार के महेश मानवी से बोलता है कि चलो चलते हैं, देखते हैं इसके कमरे में क्या है, आखिर क्या चल रहा है। ये लोग वहां पहुंचते हैं और जैसे ही रमेश के कमरे में मतलब गेट खोल के अंदर जाने वाले थे, तभी अचानक से उन्हें एक औरत की चिल्लाने की आवाज आती है। ये आवाज सुनकर दोनों एक एक कदम पीछे हो जाते हैं और ये कुछ सोच पाते हैं उससे पहले उन्हें रमेश के चिल्लाने की आवाज आती है। रमेश के चिल्लाने की आवाज सुनते ही दोनों समझ जाते हैं कि रमेश किसी मुसीबत के अंदर है, और वो दोनों उसका दरवाजा पिट लेते हैं, रमेश रमेश दरवाजा खोलो, रमेश रमेश दरवाजा खोलो। और तभी अचानक से गेट खुलने की आवाज आती है। गेट खुलने की आवाज से वो दोनों पीछे सरक जाते हैं और फिर चर्र की आवाज के साथ गेट खुलता है और सामने रमेश अधमरी से अलग चलता हुआ इनकी आंखों के सामने आकर नीचे गिर पड़ता है। रमेश को ऐसा देखकर वो दोनों उसको उठाने की कोशिश करते हैं, तो उन्होंने जब उसको पलटा तो देखा कि रमेश को पूरा शरीर बुखार में तप रहा था और उसके मुंह से झाग निकल रहे थे। रमेश को जैसे गिरता हुआ देखकर वो दोनों की बहुत तेज चीख निकलती है और उनकी चीख सुनकर उनके अड़ोस पड़ोस के लोग भी उनके घर की तरफ आ जाते हैं। वहाँ 4-5 लोग अगर इकट्ठा होते हैं और देखते हैं कि रमेश की क्या हालत है, सभी से वो लोग बोलते हैं अरे इसने जहर तो नहीं खा लिया, इसको हॉस्पिटल लेकर चलो। महेश और आसपास के 2-3 लोग मिलकर रमेश को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। अब मानवी घर पे अकेली रह गई थी, लेकिन उसकी उस घर में अकेले रहने की हिम्मत नहीं थी, तो वो अपने पति से बोलती कि मैं आज घर पे रुकूंगी, मैं अपने पड़ोस में भैया भाभी जो है उनके यहाँ पे रह लूंगी। उनसे परमिशन लेकर मानवी आज की पूरी रात अपने पड़ोसी के घर पे ही रुकती है और यहाँ पर महेश रमेश को लेकर हॉस्पिटल पहुँचता है। उसने उसके भाई को भी फोन कर दिया था। उसका भाई जो था वो नागौर जिले के अंदर काम करता था और वहाँ से वापस यहाँ आने में उसको करीबन 1 से 1.5 दिन का टाइम तो लगता ही लगता। इधर राकेश की तबीयत काफ़ी ख़राब थी। हॉस्पिटल पहुँचते उसे एडमिट करना पड़ा और उसके साथ रुकना पड़ा महेश को। तो इस रात पूरी रात हॉस्पिटल में महेश और रमेश ही अकेले थे और मतलब और भी पेशेंट्स थे वार्ड के अंदर, और जो मानवी और उसका बेटा था वो लोग पड़ोसियों के घर पे रुके हुए थे। अब रात का टाइम हो चुका था। रमेश जो था वो अपने बेड पर सोया हुआ था और उसी के पास चेयर पे महेश सोया हुआ था। तभी महेश की आंख खुलती है बल्ब के किरकिराने की आवाज से। उस बल्ब की तरफ देखते हो, बल्ब लगातार कर 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 साउंड के साथ जल बुझ रहा था और लग रहा था कि बल्ब अभी या तो फ्यूज हो जाएगा या ब्लास्ट हो जाएगा। वो कुछ और सोच पाता तभी उसके कानों में एक आवाज आती है। ये वही आवाज थी जिसके बारे में मानवी बात कर रही थी, एक औरत के गुनगुनाने की आवाज। वो घड़ी की तरफ देखता है, रात के 1:30 बजे हुए थे। ये आवाज सुनकर महेश एकदम चेयर के ऊपर बैठ जाता है। बुरी तरह से वो घबरा गया था कि आवाज कहाँ से आ रही है, और वो आवाज लगातार आ रही थी। उस आवाज को ढूंढने की कोशिश करता है पूरे कमरे के अंदर। तो उसकी जो सीटिंग पोजीशन थी वो वार्ड का जो गेट होता है उसके जस्ट अपोजिट थी, मतलब महेश की जो पीठ थी वो उस गेट की तरफ थी। आवाज को सुनते हुए चारों तरफ देखते पीछे की तरफ घूमता है, और जैसे वो पीछे की तरफ घूमता है वो बिल्कुल सन्न रह जाता है। आप सभी जानते हैं हॉस्पिटल के जो गेट्स होते हैं उनमें आधा पार्ट कवर्ड होता है और आधा पार्ट टिंटेड ग्लास फिल्म होती है, जिसके पीछे अगर कोई खड़ा हो तो उसकी परछाई आपको दिखाई देगी। और कुछ ऐसा ही मंजर वहाँ पर महेश को दिखाई दे रहा था। उसे साफ साफ दिख रहा था कि गेट के जस्ट पीछे एक औरत खड़ी, उसके बिखरे हुए बाल हैं, लेकिन क्योंकि ग्लास टिंटेड था वहाँ कौन है उसे दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वो गाने की आवाज़ वहीं से आ रही थी। वो उस तरफ देखकर उस औरत को पहचानने की कोशिश ही कर रहा होता है कि तभी उसे एक आदमी के गुर्राने की आवाज़ दी। वो घूमता पीछे देखता है
तो रमेश अपने पलंग के ऊपर बैठा हुआ था और उसकी गर्दन सीधी थी और वो इस तरह से करके घुर्रा रहा था। उसको देखते महेश बोलता, रमेश ये क्या कर रहे हो, तुम मुझे क्यों डरा रहे हो यार, पहले तुम्हारे चक्कर में बहुत ज्यादा थक चुका हूं, क्या मजाक चल रहा है सब। ये बोल के वो अपनी चेयर से उठकर धीरे धीरे दरवाजे की तरफ रखना शुरू कर गया था, क्योंकि उसको ये लग गया था साफ साफ कि अभी उसका इस कमरे में रहना खतरे से खाली नहीं है। और जैसी रमेश की हालत थी उसे लग रहा था कि रमेश के अंदर कोई ना कोई चीज़ घुस गई है और वो उसको नुकसान पहुंचा सकती है। वो परछाई अब वहां से गायब हो चुकी थी और धीरे धीरे पीछे होते होते वो एकदम से उस वार्ड से बाहर निकल जाता है और गेट से बाहर निकलते चले तो भागता, रमेश को बचाओ, रमेश को बचाओ, बहुत तेज चिल्लाता है। आसपास सब लोग उठ जाते हैं, जो उस टाइम पर ड्यूटी के ऊपर कंपाउंडर नर्स सब भागते हुए आते हैं। डॉक्टर्स को इन्फॉर्म किया जाता है, सब लोग वहां पहुंचते हैं और उसको क्या हुआ, और वो हाफते हुए सिर्फ और सिर्फ उस वार्ड की तरफ इशारा कर देता है। उसका इशारा सुनते ही सब लोग वहां भागते हुए जाते हैं, कहीं पेशेंट को इमरजेंसी हो गई है। वहां जाकर वो गेट खोलते हैं तो सब कुछ बिल्कुल शांत था। उस वार्ड में जितने भी पेशेंट्स थे सबके सब वहां पर आराम से सोए हुए थे। ये सब देखकर वो नर्स, वार्ड बॉय और डॉक्टर्स के बाद बोलते हैं कि क्या मजाक चल रहा है, ये हॉस्पिटल है कोई मैरिज गार्डन है और यहाँ मरीज सोए हुए हैं, तुम इस तरह चिल्लाओगे तुम्हें और तुम्हारे मरीज दोनों को बाहर निकाल देंगे। वो उधर से देखता है तो वाकई में वार्ड गेट खुला हुआ था, बिल्कुल शांत था। वो चेक करने के लिए वो वहां चल के जाता है और वार्ड के अंदर झांकता है बाहर से ही, और जैसे वो अंदर झांकता है उसे वापस एक औरत की हंसने की आवाज आती है। सुनकर वापस सीधा खड़ा हो जाता है और फिर अब उसकी हिम्मत नहीं थी कि उस वार्ड के अंदर वापस चला जाए। उसने देखा कि रमेश सोया हुआ है और ना भी सोया तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके चक्कर में अपनी जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकता था। वो कंपाउंडर के पास जाके बोलता है कि भाई साहब मैं आपके पास यहीं पे बैठ जाऊँ या लेट जाऊँ क्या? तो कंपाउंडर बोलता है ठीक है। उसको दिख भी जाता है कि डरा हुआ है, तो कंपाउंडर वहाँ पे वापस से वार्ड का गेट लगा देता है और उसके बाद पूरी रात महेश वहीं पे गुजारता है। सुबह होते ही थोड़ी हॉस्पिटल में भीड़ हो गई थी, चहल पहल हो गई थी, तो वो रमेश के पास पहुंचता है, उससे पूछता है, उसको बताता है रात को से वो बोलता है उसे कुछ याद नहीं है। लेकिन रमेश अब पहले से बेटर फील कर रहा था और थोड़ी देर के बाद रमेश का भाई भी वहाँ पर पहुँच जाता है। वो पहुँचता है, बातचीत होती है, डॉक्टर बोलता है कि कुछ नहीं, इनको नॉर्मल फीवर था, अब आप इनको घर ले आ सकते हो, और उसको छुट्टी दे दी जाती है। और वैसे भी रात का जो इंसिडेंट हुआ था उससे डॉक्टर्स वगैरह को थोड़ा वो हो गया था, उन्होंने फ्री कर दिया उसको। ये लोग पहुँचते हैं, लेकिन महेश ने रमेश के भाई को सारी बातें बता दी थी और वो अकेले नहीं आए थे, वो अपने साथ एक पंडित जी को लेकर आए थे। ये तीनों लोग, वो पंडित जी, इनका भाई, मतलब चारों लोग घर पहुंचते हैं। घर पहुंचने के बाद वो जो पंडित जी हैं वो उस घर को चेक करना शुरू करते हैं। उनके हाथ में कुछ राई के दाने और नमक होता है और वो पूरे घर के अंदर ऐसे उसको ऐसे एक एक दो दो दाना फेंकते हुए आंख बंद करके घर के कोने कोने के अंदर जाते हैं, पूरे घर की बाउंड्री को कवर करते हैं और फिर आकर वापस से बोलते हैं कि वो एक अतृप्त आत्मा है जो रमेश के साथ लग गई है, लेकिन ये पूरा घर सुरक्षित है, ये जो भी कुछ है सिर्फ रमेश के साथ है, किसी को इस चीज़ से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस लड़के ने या तो किसी गलत जगह पर मूत्र विसर्जन कर दिया है या फिर इसने कहीं बैठकर मदिरा पान किया है और वहीं से इसके साथ वो चिपक गई है। ये सब बोलने के बाद उन्होंने रमेश को माता रानी का एक लॉकेट पहनाया और उसके भाई से बोला कि इसको अपने गांव के भैरव मंदिर पर लेकर चलना पड़ेगा। तो इनके गांव से करीबन 10-12 किलोमीटर दूर भैरव मंदिर था जहां पर वो ले जाने की बात कर रहे थे। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि जितना जल्दी हो सकता है उसको अपने को लेकर चलना पड़ेगा, वरना हो सकता है कि वो रमेश को नुकसान पहुंचाए और इसके साथ साथ महेश के परिवार को भी इस चीज़ से खतरा है। तो फटाफट से गाड़ी बुलाई जाती है। रमेश, महेश और उसके ब्रदर और पंडित जी सब लेकर इनको साथ में, मानवी और उसका बच्चा भी, इनको अकेले कहाँ छोड़ जाते हैं, सबके सब गाड़ी में बैठते हैं और रमेश को लेकर पहुंचते हैं इनके गांव। उस ताबीज़ के असर से पूरा रास्ता आसानी से कट गया। पूरे रास्ते रमेश जो था बेहोशी की हालत में ही पड़ा हुआ था। उसको मंदिर में भी ले जाया गया, तब भी वो बेहोश ही था। उसके बाद उन पंडित जी ने वहाँ पर पूजा वगैरह की सामग्री वगैरह सब कुछ तैयार कर रखा था और उन्होंने अपना पूजन वगैरह शुरू किया। 2-3 घंटे तक पूजा चलती रही, लेकिन रमेश की हालत में कोई सुधार नहीं था, वो वैसे कैसे बेहोश ही पड़ा हुआ था। सारी कोशिशें करने के बाद भी जब उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा तो ये पंडित जी उठे, अंदर गए और वहाँ से वो एक जल लेकर आए। शायद ही कोई अभिमंत्रित या कोई बहुत ही मतलब दिव्य टाइप का जल था। जैसे उस जल की 2 बूंदें थोड़ा सा हाथ में लेकर उन्होंने रमेश के शरीर पर डाला, तो जैसे आप तवे के ऊपर छींटे मारते हो ना, ऐसे उसके शरीर पे छींटे मारते ही वो पानी भाप भरकर उड़ने लगा और रमेश एकदम से खड़ा हो गया जैसे उसके ऊपर किसी ने तेजाब डाल दिया हो। इसी के साथ साथ वो बहुत तेज चीखता, और जो चीखने की आवाज़ थी वो रमेश की नहीं बल्कि एक औरत की थी। वो अपनी जगह पर बैठ गया था और शरीर बिल्कुल मुड़ रहा था अजीब ही तरीके से। ये करते ही उन्होंने वो जल अपने हाथ में रखा और फिर बोलते गए कुछ मंत्र वो पढ़ते रहे लगातार 10-15 मिनट तक। मंत्र पढ़ने के बाद जैसे जो मंत्र पढ़ते आ रहे थे, उधर सामने रमेश के शरीर की ऐंठन अलग अलग तरीके से पहले बढ़ी और फिर धीरे धीरे वो ऐंठन कम होने लगी और आखिरी में जैसे उन्होंने उस जल का छिड़काव उसके ऊपर किया, वो वहीं की वहीं बेहोश हो गया।
वो पंडित जी बोलते हैं कि ये अब ठीक है, थोड़ी देर में इसे होश आ जाएगा। तो सब लोग इंतज़ार करते हैं, थोड़ी देर में रमेश को होश आता है। होश आते हुए बोलते हैं शरीर बहुत तेज़ दुख रहा है। तो वो कहते हैं कि चिंता मत करो, तुम्हें थोड़ा बहुत आराम आ जाएगा। लेकिन पहले ये बताओ, क्या तुमने कहीं पर जाकर, किसी सुनसान जगह पर जाकर मदिरा पान किया था? तो रमेश बोलता है, हाँ, हमारी फैक्ट्री के पीछे एक खाली जगह है, वहाँ पर जाकर मैंने शराब और चिकन खाया था, क्योंकि फैक्ट्री में सबको पता था कि मैं शराब नहीं पीता हूँ, ना ही मांस वगैरह खाता हूँ। तो सबसे छुपाने के लिए मैं बिल्कुल चुपचाप सुनसान जगह पर गया और वहाँ पर जाकर मैंने शराब और मांस का सेवन किया था। तो उसकी बात सुनते ही महेश बोलता है, तू वहाँ क्यों गया था? तुझे पता नहीं है फैक्ट्री में साफ-साफ नियम है कि उस जगह पर जाना सख्त मना है। तो पंडित जी महेश की तरफ देखते और पूछते हैं, क्यों भाई? ऐसा क्या हो गया कि वहाँ पर जाना सख्त मना है तुम्हारे यहाँ? तब महेश बताता है कि पंडित जी, वहाँ पर सब लोग बोलते हैं कि वहाँ पर एक मकान या एक स्ट्रक्चर सी बन रही थी, तो उसके ऊपर से एक औरत ने वहाँ से कूदकर जान दे दी थी और उसके बाद से उसकी आत्मा वहीं भटक रही है। कई लोगों को वो दिखाई दी हुई है, इसलिए फैक्ट्री में साफ-साफ मना है कि उस तरफ जाना ही नहीं है और ये नालायक वहाँ जाकर दारू पी कर आया है। तो पंडित जी बोलते हैं कि हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। वो एक अतृप्त आत्मा है और जब उसकी मृत्यु हुई थी, जिस भी कारणवश हुई, उस समय वो गर्भवती थी और शायद ये अपने बच्चे को नहीं देख पाए, इसलिए ये अतृप्त आत्मा वहीं भटक रही थी और जब इसने बैठकर वहाँ पे मदिरा पान और मांस का सेवन किया, तो इसका जो एनर्जी जो कम हो गई थी, तो इसने आसानी से रमेश के ऊपर काबू पा लिया और ये पहुंच गई तुम्हारे घर पर। तुम्हारे घर पहुंचने के बाद इसको पता लगा कि यहाँ पर एक बच्चा भी है और इसकी नज़र महेश तुम्हारे बच्चे पर थी, लेकिन ये उसको काबू नहीं कर पाई, इसलिए इसने रमेश को ही तंग किया। तुम नसीब वाले हो कि कोई ना कोई ऐसी शक्ति तुम्हारे घर में है जो तुम्हारे बच्चे की रक्षा कर रही थी। तभी मानवी बोल पड़ती है कि महाराज ये देखिए, इस बच्चे के गले में जो ताबीज़ है, ये लॉकेट है, ये मैंने महाकाल से बनवाया है। हम लोग 1 महीना पहले ही उज्जैन के महाकाल मंदिर गए थे और वहीं से ये लॉकेट हम लोगों ने इसके लिए बनवाया है। उसको देखते हुए पंडित बोले, इसी वजह से उस औरत ने इस बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाया है। उसके बाद इसने कोशिश की तुम्हारे से संवाद बिठाने की, तुम्हें अपने काबू में करने की, लेकिन भोले बाबा की कृपा है कि तुम दोनों ही बच गए और इसीलिए शायद ये तुमको दिखाई दी और तुमको सुनाई दी, क्योंकि जो उनका आशीर्वाद है तुम्हारे ऊपर, उसी वजह से तुम्हें इस चीज़ का अंदेशा हो गया कि घर के अंदर कुछ ना कुछ गलत तो चल रहा है। ये सब बोलकर वो उन्हें एक ताबीज़ देते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हारे घर से मुसीबत जा चुकी है, तुम लोग आराम से जाकर अपने घर में रह सकते हो। और ये रमेश भी बिल्कुल ठीक है और उसे हिदायत देते हैं सख्त कि कभी भी किसी सुनसान जगह पर, इस घर में तुम्हें कुछ भी नहीं पता हो, ये सब काम नहीं करने चाहिए, क्योंकि कई शक्तियाँ ऐसी हैं जिन्हें तुम नहीं देख सकते, लेकिन वो तुम्हें देख सकती है और वो एक शिकारी की तरह तुम्हारे इंतजार में रहती कि कब कोई यहाँ पर आए और वो उससे शक्तियां अर्जित करें। और इस तरह से रमेश को अपने जीवन का एक बहुत बड़ा सबक मिला। तो अगर आप भी लोगों से छुपकर मदिरा पान करते हैं सुनसान जगहों पर जाकर, कई बार मैंने देखा है लोगों को जंगलों के अंदर जाकर, है ना, वो पिकनिक मनाने का शौक होता है, जहाँ पर वो बढ़िया चिकन मटन बनाते हैं और शराब वगैरह पीते हैं, लेकिन कई बार आपके साथ ऐसी दुर्घटना हो सकती है इसमें आप चाहें तो अकेले, लेकिन अपने साथ एक अनजान खूंखार हमसफर लेकर आ सकते हैं, जो आपको और आपके साथ वालों को ज़िंदगी भर तक भी परेशान कर सकता है। आई होप आप लोगों को हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई तो उसको लाइक शेयर ज़रूर करें और इसी के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम लोग मिलते हैं अपने अगली स्टोरी के अंदर, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।